नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में हम भारत के दिल में बसे दो ऐसे इलाकों को समझने निकले हैं जो हैं तो पड़ोसी पर जिनकी कहानी काफी अलग है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम सतपुड़ा, मैकल पर्वत श्रृंखला और बघेलखंड के पठार पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारा इरादा ये समझना है कि इन इलाकों की खास पहचान क्या है, ये कैसे बने, यहाँ क्या मिलता है और इनकी बनावट का मतलब वहाँ के जीवन पर क्या असर पड़ता है। सही। और ये दोनों क्षेत्र वाकई में बहुत अलग हैं। हाँ, सोचिए, एक तरफ सतपुड़ा जैसी पहाड़ियां हैं जो जमीन के बड़े हिस्से के ऊपर उठने या धंसने से बनी हैं, जिन्हें वो ब्लॉक पर्वत कहते हैं, है ना? हाँ, ब्लॉक माउंटेन। और दूसरी तरफ बघेलखंड का कटा फटा काफी पुराना पठार। ये विविधता सिर्फ जमीन तक ही नहीं है, इसका असर वहाँ के मौसम, नदियों, जंगलों और लोगों पर भी साफ दिखता है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इस जानकारी में। तो सनी, इस जानकारी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या दिलचस्प बातें सामने आती हैं। शुरुआत करते हैं सतपुड़ा रेंज से। ठीक है। ये नर्मदा नदी के दक्षिण में है और विंध्याचल के लगभग समानांतर चलती है, एक लंबी पर्वत श्रृंखला। जानकारी ये बताती है कि ये गोंडवाना काल में बनी, यानी काफी पुरानी है, और ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जैसे धरती की सतह का कोई बड़ा टुकड़ा ऊपर उठ गया हो। हाँ, ये इसका मुख्य कैरेक्टर है। पश्चिम में ये गुजरात की राजपीपला पहाड़ियों से शुरू होती है और पूर्व में मैकल रेंज तक चली जाती है। इसमें कई पहाड़ियां हैं, राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मैकल। बिल्कुल। और इस पूरी लंबी श्रृंखला को समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में देखना काफी मददगार होता है। अच्छा, कैसे? पहला है पश्चिमी सतपुड़ा, जिसमें मुख्य रूप से राजपीपला पहाड़ियां आती हैं। फिर है पूर्वी सतपुड़ा, जिसमें महादेव और मैकल पहाड़ियां हैं, और एक उत्तरी फैलाव भी है जो मैकल का ही हिस्सा माना जाता है। ओके। तो ये बंटवारा इनकी बनावट और विशेषताओं को समझने में थोड़ी आसानी पैदा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले पश्चिमी सतपुड़ा यानी राजपीपला वाला हिस्सा। ये गुजरात में राजपीपला से शुरू होकर मध्य प्रदेश की सीमा तक फैला है। यहाँ की चट्टानों के बारे में क्या खास है? यहाँ मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं। बेसाल्ट? हाँ, वो जो गहरी काली मजबूत चट्टानें होती है ना, हाँ, ज्वालामुखी के लावे के ठंडा होकर जमने से बनती है। हाँ, समझ गया, दक्कन ट्रैप वाला। बिल्कुल वही। तो इसका असर यहाँ के भूगोल पर दिखता है, खासकर दक्षिणी ढलान जो है वो काफी सीधी और खड़ी है। अच्छा। और इसी बेसाल्ट वाले इलाके से ताप्ती नदी अपना सफर शुरू करती है। हाँ। नर्मदा की कुछ सहायक नदियां भी यहीं से निकलती हैं। और हाँ, अखरानी और बड़वानी जैसी पहाड़ियां भी इसी पश्चिमी हिस्से में आती हैं। और यहाँ एक बुरहानपुर दर्रे का भी जिक्र आता है। ये क्या चीज है और क्यों अहम है ये? बुरहानपुर दर्रा वो एक तरह का प्राकृतिक गलियारा है। गलियारा? हाँ, जो सतपुड़ा के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को अलग करता है। इसे दक्षिण का दरवाजा भी कहते थे पहले। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच आने जाने का ये एक बहुत अहम रास्ता था, और भौगोलिक रूप से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके दोनों तरफ की पहाड़ियों की बनावट और ऊंचाई में फर्क दिखता है। मतलब ये एक तरह की सीमा रेखा जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। ये दर्रा मानो एक सीमा रेखा खींच देता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक तरह की भूवैज्ञानिक सीमा भी है। और इस पश्चिमी इलाके के जंगलों के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, यहाँ खासकर खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर जिलों में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती जंगल मिलते हैं। नम पर्णपाती मतलब ऐसे जंगल जहाँ पत्ते झड़ते हैं लेकिन नमी बनी रहती है, और सागौन का पेड़ यहाँ की खास पहचान है। सागौन? हाँ, वो तो बहुत मशहूर है अपनी लकड़ी के लिए। बिल्कुल। और जमीन के नीचे देखें तो हाँ, खनिज वगैरह क्या मिलता है? इस बेसाल्ट वाले इलाके में डोलोमाइट, चूना पत्थर और कुछ मात्रा में बॉक्साइट जैसे खनिज पाए जाते हैं। ओके। और क्योंकि यहाँ बेसाल्ट चट्टानें हैं तो उनके टूटने से बनी मिट्टी काली होती है, जिसे रेगर मिट्टी भी कहते हैं। हाँ, काली मिट्टी। और ये मिट्टी कपास और ज्वार की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, इसीलिए ये इलाका इन फसलों के लिए जाना जाता है। अच्छा, कपास और ज्वार। हाँ, और यहाँ भील और भिलाला जैसे आदिवासी समुदाय काफी संख्या में रहते हैं, जिनका जीवन जंगल और जमीन से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो पश्चिम में बेसाल्ट चट्टानें, खड़ी ढलान, ताप्ती का उद्गम, सागौन के जंगल और कपास की खेती। ये एक तरह से पश्चिमी सतपुड़ा की तस्वीर हो गई। हाँ, मोटे तौर पे। अब बुरहानपुर दर्रे से पूरब की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या मिलता है? दर्रे के पूरब में आते ही पूर्वी सतपुड़ा शुरू हो जाता है,
और इसमें सबसे पहले आती हैं महादेव पहाड़ियाँ। महादेव हिल्स। हाँ, और ये हिस्सा बहुत मशहूर है क्योंकि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। धूपगढ़, हाँ सुना है, 1350 मीटर। बिल्कुल, वो यहीं पचमढ़ी के पास स्थित है और पचमढ़ी खुद भी एक बेहद लोकप्रिय हिल स्टेशन है। सही। और क्या यहाँ की चट्टानें भी पश्चिमी सतपुड़ा जैसी, मतलब बेसाल्ट वाली ही हैं? नहीं, यहीं पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अच्छा, क्या? महादेव पहाड़ियों में बेसाल्ट की जगह बलुआ पत्थर मतलब सैंडस्टोन और क्वार्ट्ज जैसी चट्टानें ज्यादा मिलती हैं। ओके, सैंडस्टोन और क्वार्ट्ज। हाँ, ये चट्टानें बेसाल्ट जितनी कठोर नहीं होती, तो यहाँ कटाव थोड़ा अलग तरह से होता है, जिससे यहाँ की घाटियाँ और नज़ारे पश्चिमी सतपुड़ा से अलग दिखते हैं। और नर्मदा की एक बड़ी सहायक नदी है तवा, उसका उद्गम भी यही महादेव पहाड़ियों से होता है। अच्छा, तवा नदी? हाँ, और यहाँ बारिश भी पश्चिमी इलाके के मुकाबले ज्यादा होती है, करीब 125 सेंटीमीटर सालाना। बलुआ पत्थर, ऊंची चोटी, ज्यादा बारिश, तो माहौल काफी बदल गया। महादेव पहाड़ियों से और पूरब में जाने पर क्या है? महादेव के पूरब में सतपुड़ा का सबसे पूर्वी हिस्सा आता है, मैकल श्रेणी। मैकल रेंज। हाँ, इसका आकार थोड़ा घुमावदार अर्धचंद्राकार जैसा है और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर फैली हुई है। मैकल श्रेणी का महत्व बहुत ज्यादा है, खासकर पानी के बंटवारे के लिहाज से। पानी का बंटवारा मतलब जल विभाजक? बिल्कुल सही, ये एक महत्वपूर्ण जल विभाजक वाटर डिवाइड है। यहीं पर प्रसिद्ध अमरकंटक पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई करीब 1065 मीटर है। अमरकंटक? हाँ, ये तो बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। हाँ, और भौगोलिक रूप से भी कमाल की जगह है, क्योंकि यहाँ से 3 बड़ी नदियाँ 3 अलग-अलग दिशाओं में निकलती हैं। 3 नदियाँ एक ही जगह से? हाँ, नर्मदा पश्चिम की तरफ बह निकलती है, सोन नदी उत्तर की ओर जाती है और तीसरी? और जोहिला नदी पूरब का रुख करती है। ये एक ही जगह से अलग-अलग दिशाओं में नदियों के निकलने का बेहतरीन उदाहरण है, जिसे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। अरे वाह, रेडियल ड्रेनेज, जैसे किसी पहिए के केंद्र से तीलियां निकलती हों। हाँ, ये तो सचमुच कमाल है ना? और इस मैकल इलाके में और भी खास बातें हैं। जैसे कि? ये इलाका घने जंगलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ बेगा और गोंड जैसे आदिवासी समुदाय प्रमुख रूप से रहते हैं, जिनका जंगल से बहुत गहरा रिश्ता है। यहाँ एक और दिलचस्प भूवैज्ञानिक चीज देखने को मिलती है, नदी अपहरण या रिवर कैप्चर का उदाहरण। नदी अपहरण, ये क्या होता है? मैंने पहली बार सुना ये। हाँ, रिवर कैप्चर, इसका मतलब है कि समय के साथ कोई ज्यादा ताकतवर, तेजी से कटाव करने वाली नदी पास से बह रही दूसरी कमजोर नदी के पानी को अपनी धारा में खींच लेती है या उसका रास्ता ही काट देती है। अच्छा, मतलब एक नदी दूसरी नदी को किडनैप कर लेती है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इससे पुरानी नदी का रास्ता बदल जाता है या वो सूख भी सकती है। ये दिखाता है कि जमीन का नक्शा हमेशा एक जैसा नहीं रहता, नदियां भी अपना रास्ता बदल सकती हैं। गजब, भूविज्ञान भी कितना नाटकीय हो सकता है। अच्छा, मैकल में खनिजों और खेती की क्या स्थिति है? सतपुड़ा के बाकी हिस्सों से अलग है? खनिजों के मामले में मैकल काफी अहम है। बालाघाट का इलाका मैंगनीज के लिए पूरे भारत में मशहूर है। मैंगनीज? हाँ, स्टील में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। इसके अलावा मंडला, बालाघाट, शहडोल जैसे जिलों में बॉक्साइट के भी अच्छे भंडार मिलते हैं, जिससे एल्यूमिनियम बनता है। ओके, तो मैंगनीज और बॉक्साइट। हाँ, खेती की बात करें तो यहाँ चावल मुख्य फसल है, खासकर मंडला घाटी में। यहाँ की मिट्टी थोड़ी अलग, लेटराइट किस्म की है, जो धान की खेती के लिए ठीक रहती है। तो सतपुड़ा मैकल की पूरी यात्रा पश्चिम से पूर्व तक काफी विविधता भरी रही। बेसॉल्ट से बलुआ पत्थर, कम बारिश से ज्यादा बारिश, सागौन से घने जंगल, कपास से चावल। हाँ, और ताप्ती से लेके नर्मदा, सोन, जोहिला का उद्गम। बिल्कुल। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मैकल के पूरब और सतपुड़ा के उत्तर पूर्व में स्थित बघेलखंड के पठार की तरफ चलते हैं। इसकी कहानी सतपुड़ा से कैसे अलग है? हाँ, जैसे ही हम मैकाल से पूर्व की ओर या सतपुड़ा से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं, हम एक बिल्कुल अलग भूवैज्ञानिक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड? हाँ, इसकी बनावट सतपुड़ा के ब्लॉक माउंटेन वाली संरचना या दक्कन ट्रैप जो पश्चिमी सतपुड़ा में था से एकदम अलग है। ये मुख्य रूप से बहुत पुरानी गोंडवाना काल की चट्टानों से बना है। गोंडवाना चट्टानें? ये नाम पहले भी आया था सतपुड़ा के संदर्भ में, पर यहाँ क्या फर्क है?
देखिए, सतपुड़ा का निर्माण ब्लॉक पर्वत के रूप में हुआ, जिसमें बाद में ज्वालामुखी लावा यानी बेसाल्ट भी आया। बघेलखंड का पठार ज्यादातर पुरानी गोंडवाना तलछटी चट्टानों का बना है और ये दक्कन के पठार का हिस्सा नहीं माना जाता। अच्छा, ये दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है? नहीं, ये इलाका मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों जैसे सीधी, शहडोल, उमरिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती हिस्सों में भी फैला है। सोन और उसकी सहायक जोहिला नदियां यहाँ की मुख्य नदियां हैं जो इस पठार को काटती हुई बहती हैं। और उत्तर में? उत्तर में सोन नर्मदा भ्रंश घाटी इसे विंध्याचल रेंज से अलग करती है। ओके। और यहाँ की जमीन की बनावट कैसी है? क्या ये सतपुड़ा की तरह पहाड़ी है? ये सतपुड़ा जैसा ऊंचा पहाड़ी इलाका नहीं है, बल्कि एक कटा-फटा पठार है। कटा-फटा पठान मतलब एक उठा हुआ मैदानी इलाका जिसे नदियों ने समय के साथ काफी काट दिया है, इरोड कर दिया है। इसलिए यहाँ छोटी-छोटी पहाड़ियां और घाटियां खूब मिलती हैं। औसत ऊंचाई सतपुड़ा से कम है, करीब 450 से 700 मीटर के बीच। और मौसम, क्या वो भी सतपुड़ा से अलग है? हाँ, यहाँ की जलवायु सतपुड़ा के मुकाबले ज्यादा गर्म और थोड़ी सूखी है। बारिश मुख्य रूप से मानसून में ही होती है। तो जंगल भी अलग होंगे फिर? बिल्कुल, यहाँ के जंगल भी अलग किस्म के हैं। सतपुड़ा के नम पर्णपाती जंगलों जैसे सागौन वाले थे, उनके बजाय यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती? हाँ, ड्राई डेसिडुअस। इनमें साल का पेड़ सबसे ज्यादा मिलता है। साल का पेड़, ओके। खेती की संभावनाएं भी सतपुड़ा के कुछ हिस्सों जितनी अच्छी नहीं है। यहाँ मुख्य रूप से चावल और मोटे अनाज जैसे कोदो कुटकी उगाए जाते हैं। लेकिन इस इलाके की एक बहुत बड़ी खासियत है जिसके लिए जाना जाता है ना? यहाँ के संसाधन। बिल्कुल, आप सही समझे। बघेलखंड का पठार अगर किसी चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है तो वो है यहाँ मिलने वाले कोयले के विशाल भंडार। कोयला? हाँ, सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया, कोरार ये भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है जो इसी पठार पर स्थित है। यहाँ जमीन के नीचे ऊर्जा का खजाना दबा है। तो ऐसा क्यों है कि यहाँ इतना कोयला मिलता है जबकि पास के सतपुड़ा में हमें मैंगनीज और बॉक्साइट जैसे धातु खनिज मिल रहे थे? क्या कनेक्शन है? इसका सीधा संबंध यहाँ की चट्टानों से है। जैसा हमने कहा, ये पठार गोंडवाना चट्टानों से बना है। हाँ, गोंडवाना चट्टानें। और गोंडवाना काल की चट्टानें दुनिया भर में कोयले के निर्माण के लिए जानी जाती हैं। उस समय के जो घने जंगल थे वो लाखों सालों तक जमीन के नीचे दबे रहे और प्रेशर और हीट से कोयले में बदल गए। अच्छा, तो गोंडवाना मतलब कोयला एक तरह से? हाँ, काफी हद तक। इसीलिए यहाँ कोयला तो भरपूर है, लेकिन सतपुड़ा की तरह धातु वाले खनिज मतलब मेटालिक मिनरल्स यहाँ लगभग नहीं मिलते। दिलचस्प है। और नदियाँ, सोन और जोहिला का क्या रोल है यहाँ? सोन नदी और उसकी सहायक नदियाँ इस इलाके के लिए जीवन रेखा की तरह हैं। वो पानी उपलब्ध कराती हैं और उन्होंने ही इस पठार को काटा भी है। और यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में क्या जानकारी है? क्या यहाँ भी आदिवासी समुदाय हैं? हाँ, यहाँ भी आदिवासी समुदायों की अच्छी खासी आबादी है। कोल, गोंड और बैगा यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। कोल, गोंड, बैगा। हाँ, आर्थिक रूप से देखें तो ये क्षेत्र देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले थोड़ा पिछड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ के लोगों की जिंदगी काफी हद तक इन्हीं जंगलों और थोड़ी बहुत खेती पर निर्भर करती है। और प्रशासनिक तौर पर कौन से जिले आते हैं इसमें? हाँ, जैसे सीधी, शहडोल, उमरिया जैसे जिले मुख्य रूप से इसी बघेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो हमने सतपुड़ा मैकल रेंज और बघेलखंड पठार दोनों की काफी विस्तार से पड़ताल की। अब अगर इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो क्या मुख्य बातें उभर कर आती हैं? मतलब क्या निचोड़ है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो है इन दोनों पड़ोसी क्षेत्रों के बीच का स्पष्ट अंतर, एकदम क्लियर कट डिफरेंस। हाँ, वो तो है। एक तरफ सतपुड़ा मैकल रेंज है, एक ब्लॉक पर्वत जिसकी भूवैज्ञानिक बनावट पश्चिम से पूरब तक बदलती है। पहले बेसाल्ट, फिर बलुआ पत्थर क्वार्ट्ज। ये एक महत्वपूर्ण जल विभाजक है, खासकर मैकल वाला हिस्सा जहां से नर्मदा, सोन, जोहिला जैसी कई बड़ी नदियां निकलती हैं। सही। यहाँ हमें धातु खनिज मिलते हैं, मैंगनीज, बॉक्साइट, और कुछ हिस्सों में अच्छे नम पर्णपाती जंगल भी हैं। और दूसरी तरफ बघेलखंड। दूसरी तरफ है बघेलखंड का पठार, जो पुरानी गोंडवाना चट्टानों से बना एक कटा-फटा पठार है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यहाँ मिलने वाला कोयला है। कोयला ही कोयला। हाँ, यहाँ की जलवायु सतपुड़ा से ज्यादा गर्म और सूखी है और जंगल भी शुष्क पर्णपाती हैं जिनमें साल ज्यादा मिलता है।
और धातु खनिजों का यहाँ लगभग अभाव है। तो ये अंतर सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, इनका सीधा असर वहाँ के जीवन पर पड़ता होगा ना? बिल्कुल, यही तो सबसे आकर्षक बात है कि कैसे इन क्षेत्रों की जमीन की बनावट और उसका इतिहास, मतलब जियोलॉजी और टोपोग्राफी, हाँ, वो सीधे सीधे तय करता है कि वहाँ कौन सी नदियां बहेंगी, किधर बहेंगी। जैसे नर्मदा, ताप्ती, सोन कहाँ से निकलेंगी, सही। वहाँ कैसी मिट्टी मिलेगी। कहीं कपास के लिए अच्छी काली मिट्टी तो कहीं चावल के लिए लेटराइट मिट्टी। वहाँ कैसे पेड़ पौधे उगेंगे, सागौन वाले जंगल या साल वाले जंगल। जमीन के नीचे क्या खजाना छिपा है, धातु या कोयला। और यहाँ तक कि इंसान कैसे बसेगा, किन इलाकों में कौन से आदिवासी समुदाय ज्यादा मिलेंगे। और उनकी रोजी रोटी भी उसी से जुड़ी होगी। बिल्कुल, खेती करेंगे या खनन करेंगे, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इसी जमीनी हकीकत से जुड़ी हैं। दो पड़ोसी इलाके, लेकिन उनकी कहानी कितनी अलग। भारत की क्षेत्रीय विविधता को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा इन खास भौगोलिक क्षेत्रों पर जो हमें उपलब्ध जानकारी से पता चली। हमने देखा कि कैसे सतपुड़ा के पश्चिमी किनारे की विशाल चट्टानों से लेकर बघेलखंड के कोयला भंडारों तक हर इलाके की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी अलग पहचान है, जो लाखों सालों में बनी है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन क्षेत्रों का जो अनोखा भूवैज्ञानिक इतिहास और जो खास संसाधन आज इनके पास है, वो आने वाले समय में इनके विकास के रास्ते और चुनौतियों को कैसे तय करेंगे। ये एक अहम सवाल है। हाँ, खासकर जब हम जलवायु परिवर्तन के असर के बारे में सोचते हैं या संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़ी नई नीतियों के बारे में, तो क्या इन क्षेत्रों की यही जमीनी हकीकत उनकी मजबूती बनेगी या फिर कहीं कोई कमजोरी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी विचार किया जा सकता है।